आप सभी ग्रेनेडियर रेजिमेंट के हो सर्वदा शक्तिशाली, और ये वह पलटन है जो कारगिल के समय सबसे पहले यहीं पर डिप्लॉयड थी। यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने और हमने मिलके 1999 ऑपरेशन विजय के दौरान शिकस्त दी थी। इस तरह से शुरुआत हुई। इस इलाके में इनपुट्स आने शुरू हो गए थे पोर्टर्स द्वारा, या जो गांव थे, तो जाते समय तो एनिमी ने उनके ऊपर एम्बुश नहीं किए, लेकिन वापसी में 3 तरफ से फायर करके उनको अचानक से सब भारी मात्रा में आर्टी शेलिंग होता। रात के समय आके शाम के टाइम पर आके वहाँ से जो भी था सब उठा के गए, ओरिजिनल इंडिया का नोट दे के गए थे। ये कौन लोग आए? पासवान लोग, पाकिस्तान लोग। हाँ। गेट में पता गया कि हमारी कोई पेट्रोलिंग गई है। नहीं, पेट्रोलिंग नहीं गई है। तो चलते रहा सर, उनकी जो है हरकत जो है बढ़ते गई। बर्फ के बीच में रास्ता बना हुआ है, आदमी चल रहे हैं, इनकी नफरी ज्यादा है। आप वहाँ का ग्रिप फेर दे, हम आर्टी फेर दे रहे हैं। तो हमारे साथ एक बूट शूटर था, उसके हाथ में हमारी LMG थी। पहले हमारी हेलीकॉप्टर ने उधर ऊपर गश्त किया, उनका बैंकर के ऊपर पाकिस्तान में। उन्होंने 2-4 राउंड नीचे से फायर किया। 5-6 आदमी थे, ज़्यादा नहीं थे। मरते थे जो हमारा जो फेर आर्टी फेर जाता था, उनसे उनका मरते थे। हमको पता चलता है, बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा है। उग्रवादी होते तो इनके पास ये इतना बड़ा फेर नहीं आना था, ये तो इनके पास। जय हिंद और वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। कारगिल जाना अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और इमोशनल एक्सपीरियंस था हमारी टीम के लिए, और इसी दौरान हमें एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिली कारगिल के सबसे फॉरवर्ड पोस्ट में से एक सैंडो टॉप को विजिट करने का। ये वही जगह है जो टाइगर हिल के बिल्कुल सामने है, वही टाइगर हिल जो 18 ग्रेनेडियर्स ने कारगिल वॉर के दौरान कैप्चर की थी। इस विजिट के दौरान हमें मौका मिला कुछ लोकल सिविलियंस से मिलने का, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई सोल्जर्स के साथ मिलकर लड़ी है, और सच कहें तो उनके बिना ये जंग जीतना बिल्कुल नामुमकिन था। उनके पास ना यूनिफॉर्म थी, ना हथियार थे, लेकिन कुछ था तो जोश और इस देश के लिए जज्बा, और वाकई में हर इंडियन सिटीजन पर उनका ये कर्ज हमेशा रहेगा। और इसके बाद हमें मौका मिला सैंडो टॉप पर डिप्लॉयड कुछ सोल्जर्स से भी बात करने का, उनसे सुनने का कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज़िंदगी असल में कैसी होती है। और यस, शुरू करने से पहले फॉर ऑल द पेट लवर्स, डू चेक आउट आवर ऐप सूफी। हमारी कोशिश टू ब्रिंग टू ऑल द पेट लवर्स एंड पेट पेरेंट्स एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाना, जहां आप अपने पेट्स के साथ अपनी स्टोरीज़, मोमेंट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। So let's go back to Santa Top. जय हिंद। और आज बड़े गर्व और खुशी की बात है कि हम लोग नाइक यूसुफ, जो X9 जैकलाई के हैं और 1999 में यहाँ पर फौज के साथ गाइड की तरह काम कर रहे थे, और नज़ीर अहमद जी जो यहीं द्रास के रहने वाले हैं और फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कारगिल की लड़ाई में शामिल थे। आप दोनों का वेलकम है मॉन्क्स एंड वॉरियर्स में, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आपसे आमने सामने होके खड़े होकर बात कर पा रहे हैं। इनफैक्ट शुरू करने से पहले हम सबके तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, सिर्फ आप लोग का ही नहीं, आपके साथ जितने यहाँ सिविलियंस थे द्रास, कारगिल, पूरे एरिया में, जिनके सपोर्ट के बिना इन चोटियों के ऊपर फतेह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। सो हम आप सबका जो वो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं और सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी में आप लोगों की कहानी सुनना चाहते हैं कि क्या एक्सपीरियंस था आप लोग का उन दिनों, क्या माहौल था और कैसे हुई थी पूरा जंग। यहाँ तो पूरा इलाका जो है बर्फ से ढके हुआ था सर। 6 तारीख को अप्रैल को यहाँ पर ब्रिगेड आई। केबीएस जो इलाका है, इस इलाके में ब्रिगेड का लोकेशन था। 70 ब्रिगेड केरी से यहाँ आई थी। वो नीचे जो है ग्रेनेडर थी ओल्ड द्रास में। जी। द्रास में
इसके बाद जो है कुछ मूवमेंट जो है नीचे बढ़ने लगी। आप ये द्रास गांव के ही मैं थे? प्रॉपर द्रास गाँव द्रास के ही। द्रास गाँव। तो किसी को ये पता नहीं था कि पहाड़ में क्या हो रहा है, बर्फ का चमक ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था और फौज की बहुत ज़्यादा कमी थी। एक यूनिट थी, पूरा द्रास का इलाका जो है कवर करके रखा था। इसमें से एक कंपनी जो है बटालियन में थी, यहाँ की जो यूनिट जी थी जी एक बटालियन जो है बटालियन में थी कंपनी। तो जब वहाँ पर आए बेम्बट में छोटा सा 2-4-6 दुकानें थे। रात के समय आके शाम के टाइम पर आके वहाँ से मैगी और सिगरेट जो भी था सब उठा के गए। ओरिजिनल इंडिया का नोट दे के गए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी। ये कौन लोग आए? पाकिस्तान लोग पाकिस्तान जो लोग? था, हाँ, अच्छा, वो भिम्बर तक पहुंचे और वो दुकानों बेम्बट से तक पहुँचे। खरीदारी करके गए। किसी की ये हिम्मत नहीं थी, वर्दी में थे, यूनिफॉर्म तो एक ही है। उनमें हमारे यूनिफॉर्म में कोई फ़र्क नहीं था। जो ग्लेशियर में जो हमारे फ़ौज पहनती तो वो उन्होंने भी पहन के रखा था। तो जितने भी मैगी सिगरेट था सब उठा के चल पड़े। बोला साहब ऐसा किसी ने बोला साहब कहाँ से आए? फौज से आए हैं यार, जल्दी जल्दी सामान दे दो। ओरिजिनल नोट दे के चले गए थे। कुछ दिन के बाद जब ये बात उठी तो मुझे शक पड़ गया। शक पड़ने के बाद मैंने देखा ये वो तो कुछ ये चलते रहे कार्रवाई, कुछ लेट भी नज़र नहीं आ रहा है, ये है वो है, कुछ समझ से बाहर था। कुछ दिन के बाद जो है हमारे लड़के जो तोलोंग में बेड़ू चराने के लिए गए थे। एक जी। मेरा लड़का था, एक मेरा भांजा था, वो दोनों तोलोंग में बेड़ू चराने के लिए गए थे। तो वहाँ आए, एक नाले से 4 आदमी आए, दूसरे नाले से 6 आदमी आए। 2-2 वेपन थे, बाकी जो खाली थे। पानी बह रहा है, क्रॉस कर नहीं सके थे। वहाँ ऊपर एक जगह थी, वहाँ से जो है क्रॉस कर सकते थे, बर्फ़ का स्लेट था। अच्छा। बच्चों को बोला बेड़ू ऊपर लेके आ जाओ। बच्चों ने देखा तो ये फौज है, बोला बेड़ू लेने के लिए आई है। डर के मारे जो है 3 बजे जो है गांव में लेके पहुंच गए और लाना था 6 बजे। 3 बजे लाए। गांव वाले चिल्लाने लगे, खुद घूमते रहते हो, बच्चे बेचते हैं। हमने बोला भाई पूछ लेते हैं क्या बात है, क्या बात है। तो बोला पापा वहाँ पर फौज आई बेड़ू लेने के लिए। तो हमने डर के मारे लेके आए। फिर गाँव वालों को बोला यार कोई बात नहीं, मत चलाओ आप लोग, हम फिर बारी चराएंगे, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद सर ये कब किस समय की बात होगी ये? 5 मई की बात है। 5 मई की बात? हाँ सर जी। 5 मई की बात है। तो फिर इसके बाद नीचे फौज में गया, गेट में पता गया कि बोला सर हमारी कोई पेट्रोलिंग गई है? बोला नहीं पेट्रोलिंग नहीं गई है। एक मेरे साथ था, एक जय भगवान रहता था, इंटेलिजेंस का था, उनके साथ मैं इंश्योरेंस का काम कर रहा था। अच्छा। जी हाँ। उसको मैंने बताया, उसने भी पता किया तो बोला नहीं कोई पेट्रोलिंग नहीं गई है। तो पेट्रोलिंग के लिए तो कमांडर साहब ने बोला पेट्रोलिंग जो करेगी तो हेलीकॉप्टर करेगी, कोई जो है जवान जो है मूवमेंट नहीं करेगा। उसने दे दिया मेजर भूमिंदर साहब को रिपोर्ट। कारगिल में मेजर भूमिंदर था। जी। जब उसने भी पूछा एजेंट साहब को, एजेंट साहब ने बोला नहीं साहब हमारी कोई पेट्रोलिंग नहीं गई है। तो चलते रहा सर, उनकी जो है हरकत जो है बढ़ती गई। मुझे तो पूरा शक हो गया। अब मैंने बोला कि अल्लाह ताला जो है बचाए, कहीं गांव में घुस गए तो हमारा जो है थोड़ा सा भरोसा करते हैं जी। ये भी गया हमारा, तो इसके बाद तो हम कहीं के काम के नहीं रहेंगे। पूरे जो थोड़ा सा फौज में भर्ती होता था या विश्वास करते थे, जी। इन कंधे कंधा मिला के चलते थे, एक दूसरे के साथ खाते थे फौज के साथ, वो भी उड़ जाएगा। फिर मेजर भूमिंदर बोलता यार तू वो जय भगवान जाओ, जाके देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर गए, मैं वो जय भगवान जाके देखा 7 तारीख को जब देखने के बाद बर्फ़ के बीच में रास्ता बना हुआ है, उस पहाड़ी में जो है आदमी चल रहे हैं वही सामान लेके। आपने देखा? ये हाँ तोलोलिंग वाली तोलिंग वाली पहाड़ी में बताया आके कुछ नहीं हो रहा है। आज भी वालों को रिपोर्ट दे दिया। उन्होंने भी हमरा से भी पूछा ये वो, तो उन्होंने सीधा आगे रिपोर्ट दे दिया। आया यहाँ पर 9 तारीख को मेजर खुराना आया,
ले से 3 ड्यूटी ले से मेजर खुराना आया, मुझे ढूंढा, यूसुफ कहाँ है, यूसुफ कहाँ, मैंने कहा मैं हूँ। हाँ बेटा क्या बात है, मैंने ऐसी ऐसी बात है। गाड़ी कहाँ तक जाएगी, मैंने बोला अरार तक जाएगी, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। बैठो गाड़ी में, अब चलेंगे मेरे साथ, मैंने अब चलूँगा क्यों नहीं, चलो चले। वहाँ पर जा, जब मेजर खुराना दोनों चढ़ गए, वहाँ पर देखा फिर वो सामान लेके 2 आदमी जा रहे हैं आगे, फिर 2 आदमी 3 आदमी फिर जा रहे हैं सामान लेके, रास्ता बर्फ के बीच में बनाया हुआ है, चल रहे हैं। आया नीचे, मुझे खुराना साहब ने नीचे दराज में अपना घर में छोड़ा, और जूस एक था वो मुझे दे दिया तो चला गया। जाने के बाद जो 12 तारीख को वहाँ से पूरा जो है फौज को ये करके रखा था। आया मुझे खुराना खुद आया, बोला कि आप लद्दाख स्कोर को लेके ये एक प्लाटून थी यहाँ जो फौज थी, और मेजर सुंदर साहब था, सुबेदार नियाज साहब था, मुझे ब्रीफ कर दिया, बोला आप जो है मेजर सुंदर साहब को इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ाना, और सुबेदार नियाज साहब को गुफे वाली पहाड़ी के ऊपर चढ़ाना, और लद्दाख स्कोर को लेके आप एलसी लेन तक चला जाना। ठीक है सर। सुंदर साहब की कंपनी भी ठीक जगह में चढ़ गई, तासर वाली पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई। सुबेदार नियाज साहब की प्लाटून भी ठीक जगह में चढ़ गई। रात को बनाया, खिचड़ी बना के खा के लद्दाख स्कोर सो गए। कैप्टन सतीश जो है पेट्रोल कमांडर था, सुबह उठा, खिचड़ी बनाए, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो गई थी, उस धुंध की मदद से हम ऊपर 2 झील हैं वहाँ पहुँच गए। जैसे वो झील के पास पहुँच गए तो एकदम मौसम साफ़ हो गया। मौसम साफ़ होने के बाद जो है लद्दाख स्कोर वाले सब चिल्लाने लगे, बोला साहब इस पहाड़ी के ऊपर आदमी, इस पहाड़ी के ऊपर आदमी है। वो कैप्टन जो था वो मुझे पूछता, मैंने बोला मुझे इतना पता नहीं, कल हमने पानी पिया था और इस रास्ते से हमने इतने बंदे जाते देखा था। उससे उसको कुछ मेरे से कुछ विश्वास उड़ गया, उसने पता नहीं क्या सोचा। फिर मुझे नहीं बुला रहा है, सूबेदार था, हनू साहब आप आओ इधर आओ। उसको बुला रहा है, वहाँ से जो है ब्रिगेड रिपोर्ट दे दिया, पता नहीं कहाँ रिपोर्ट दिया, ब्रिगेड में रिपोर्ट दिया या नीचे बटालियन को रिपोर्ट दे दिया। उसने हाइट बता रहा है, मुझे पूछ रहा है इस जगह का नाम क्या है, साहब इसका टोलिंग टॉप है, इसका नाम क्या है, मैंने पता नहीं सर, ये छोटी मोटी पहाड़ियों का नाम तो पता ही नहीं था। फिर वो मैप में देख रहे हैं, उसका जो है वो निकाल के बता रहे हैं। फिर नीचे से आया, बोला कि ज़्यादा जहाँ पर जो है इनकी नफरी ज़्यादा है, आप वहाँ का ग्रिप फेर दे, हम आटी फेर दे रहे हैं। फिर वहाँ से आटी फेर आया, वहाँ पर लग गया। लगने के बाद फिर मैंने उसको बोला साहब इन्होंने हमारे को देख लिए हैं, ये सब ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम इस लोकेशन को छोड़ेंगे। बोले क्यों छोड़ेंगे? फिर उसका मूड ख़राब हो गया। फिर वो सूबेदार ने बोला साहब ये ठीक बोल रहा है, ये एक्समैन है, ये जो है फौज से रिटायर आया हुआ है। फिर वो मेरे से थोड़ा विश्वास करने लगा, उस लोकेशन को हमने छोड़ दिया। जैसे हमने उस लोकेशन को छोड़ दिया, वहाँ पर आकर गोला गिरा पाकिस्तान का। फिर हमको पूरा पता चल गया कि आगे कि ये उग्रवादी होते तो इनके पास ये इतना बड़ा फैल नहीं आना था, ये तो इनके पास है। फिर सब वहाँ पर मैं 2 दिन फंसा रहा। 2 दिन के बाद फिर मुझे नीचे बुलाए इन्होंने। वहाँ से फिर जो हाँ द्रास वाले सब जो है भाग रहे हैं, घोड़े वाले और तकड़े जो जवान थे वो यहाँ रह गए फौज के साथ राशन चढ़ाने के लिए, अमृतसर चढ़ाने के लिए, और बाल बच्चों को सबको भेज दिया वहाँ से आगे जो है शंकु इलाके में। नीचे आया, घर में नज़र मारा, मेरी एक गाय सुई हुई थी, एक गाय जो है पहले से सुई हुई थी, छोड़ के सब भाग गए हैं। पूछा गांव वालों को, जवानों को पूछा बाप कहाँ हैं? बोला आपके औरत ने सबको लेके उठा के चल पड़ी। मेरे चलो। फिर मैं नीचे यूनिट को गया, यूनिट ने बोला भाई यहाँ पर हमने जो है पूरा जो है घोड़े जो है तैयार करके रखे हैं, आपने जो है इनको रास्ता बताना है। मैंने बोला ठीक है सर। फिर मैं उनको लेके चल पड़ा। फिर वहाँ से जो कहाँ के लिए रास्ता बताना? तोलने के लिए। फिर जो वहाँ को जो इनकी यूनिट जो थी नियाज साहब की प्लाटून, उनको भी वहाँ पर अमृतसर और राशन पहुँचा दिया, और सुंडा साहब की कंपनी को भी वहाँ से राशन चला दिया, लद्दाख स्कोर में भी चला दिया। फिर मैं दोबारा आ गया नीचे आने के बाद सर उसी दौरान में जो है ये वो 70 ब्रिगेड उठा लिया। 56 ब्रिगेड आई यहाँ पर, 56 ब्रिगेड आई जहाँ पर एक कंपनी की ज़रूरत था। वहाँ जो ये यूनिट है सिटी गंडी के, वहाँ पर एक प्लाटून को भेज रहे हैं। जहाँ पर एक कंपनी की ज़रूरत है
वहाँ पर एक सेक्शन को भेज रहे हैं। इन्होंने जो है इस बटालियन ने पूरा इलाके को कवर कर दिया। 2-3 दिन इन्होंने पूरा जो है, कोई किसी को पता नहीं है कोर्ट कहाँ से, यहाँ से उतार रहे हैं, यहाँ चढ़ा रहे हैं, यहाँ से उतार रहे हैं, यहाँ चढ़ा रहे हैं। और फिर रोड खुला था, फौज जो है धड़ाधड़ यहाँ पर चढ़ी। फौज यहाँ पर चढ़ा, जब नीचे पहुँच गई, यहाँ पर जो है सिख एक यूनिट पहुँच गई, नागा एक यूनिट पहुँच गई, जेग्राफल पहुँच गए, तो फिर फौज ही फौज हो गए। 40 दिन तो सब यकीन नहीं आता था कि हम कुछ कर पाएंगे। उनका फेर आ रहा है, कुत्ते मर रहे हैं, भेड़ बकरियां मर रहे हैं, गाय शाय मर रहे हैं। जवानों का भी हौसला जो है बिल्कुल दौड़ा। वो सिविलियन जो है दुआ कर रहे हैं कि फौज हमारी कामयाब हो। काफ़ी नुकसान हो गया। फिर सर चाल में रहा, टोपो के साथ रहा। टोपो के साथ हमारा पूरा कम्युनिकेशन जो थी, उस टाइम पर मोबाइल का सिस्टम नहीं था, कोई फ़ोन का सिस्टम नहीं था। पूरा जो है टोपो में जो है वहाँ कम्युनिकेशन होती थी। एक टोपो जगह है? टोपो, हाँ सर, वहाँ से पूरा जो है फौज का जो है लद्दाख से लेकर दिल्ली तक जो है पूरा कम्युनिकेशन उसमें चलता था। अच्छा। हाँ सर, जो फ़ोन शोन होता था या हम्म। वाले से चलता था, उसी में से ही चलता था। तो वहाँ से मैं केस करता था। शीना भाषा, लद्दाखी भाषा और बाल्टी भाषा और पश्तूनी भाषा, कुर्स्तानी। फिर पंजाब से एक सूबेदार साहब रिटेल गया था, उसको भी बुलाया था। सब जो है वहाँ से हम तो कुछ न आप कुछ, उनका जो कम्युनिकेशन हो रहा था पाकिस्तानी, हाँ सर, वो हमको वो पूरा आप पता सुनते चल थे और जाता उसको था। बताते थे फिर? हाँ, पता चलता था। मगर उनका मरते थे, जो हमारा जो फिर आर्टी फिर जाता था, उनसे उनका मरते थे। हमको पता चलता है, बाकी किसी को नज़र नहीं आ रहा है। तो वहाँ सर जब भी नीचे आ जाना, फिर वो जो यूनिट को कंपनी को नीचे उतारते थे, दूसरी यूनिट को उधर चढ़ा, ये ग्राफल को चढ़ाया। फिर मुझे कमांडर साहब ने बुलाया, ब्रिगेडियर दास था यहाँ पर, बहुत अच्छा कमांडर साहब था। मुझे बोला, यूसुफ कि आप मुझे एक बात बताओ बेटा, कि जो टूरिंग रास्ते हम जो कट करें, कोई रास्ता है? मैंने बोला सब मैं पता करूँगा। मैंने अपना बूढ़े को पूछा, बूढ़े ने बोला कि बेम्बन नाले से एक नाला आता है, रास्ता है जो तोलोनी में आता है। मैं और शर्मा साहब था सर, टोपो कमांडर, जी। उसके हाथ में वो पेपर पढ़ रहा है, मैप नीचे पड़ा हुआ, मैं मैप को देख रहा हूँ। तो मुझे वहाँ से ये नज़र आया। मैंने शर्मा साहब को बोला, साहब, मैंने बोला साहब ये नाला है, इस नाले से मैं जाऊँ साहब, मैं ट्रोलिंग नाले में क्या मैं पूछ सकता हूँ? और क्यों जाना है? मैंने ऐसे पूछा सर। बोला हाँ, ये तो जा सकता है, कोई नहीं। मैंने बोला ये मैप लेके मैं जाऊँगा कमांडर साहब के पास। नहीं यूसुफ, मैप लेके नहीं जाएगा, मैप आपको नीचे मिलेगा। मैंने बोला साहब मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे मैप चाहिए तो यही चाहिए। थोड़ा मैं बात करता हूँ। फिर उस कमांडर साहब से बात किया, बोला साहब यूसुफ आ रहा है और आपके मैप लेके आ रहा है। बोला भेज दे। गया नीचे, कमांडर साहब को बताया, सब मुझे रास्ता मिल गया। हंसता है, बोला कैसे? मैंने बोला सही ये रास्ता। हाँ यूसुफ, एक मिनट। फिर चला गया कमांडर साहब। दूसरे दिन जो है जाके हेलीकॉप्टर में जाके काफ़ी हाइट से जो है उसको राखी कर दिया कमांडर साहब खुद ने, कि वहाँ कोई दुश्मन नहीं बैठा हुआ। चला, फिर नीचे आया, मुझे बोला यूसुफ 12 महार तैयार है, आप इसको लेके जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। 12 महार को मैं लेके गया सर। फिर मैंने जो बेम्बन नाले से जाके तोलिंग नाले का मैंने रास्ता कट कर दिया। तोलिंग रास्ते का जब मैंने रास्ता कट कर दिया, फिर जो ये यूनिट थी और दूसरी यूनिट, 2 यूनिट मिल के गैनेडी के, इन्होंने जो है फर्स्ट पोस्ट को 40 दिन के बाद कैप्चर कर दिया। और क्योंकि उसमें पूरा ज़्यादा मैन लगा हुआ था, इसके पास सबको थोड़ा सा खुशी हो गया कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे। इसके बाद कोई देर नहीं लगाया, फिर जो है 5-10 दिन के बाद जो है एक पोस्ट जो है लेते गया सर। वहाँ पर तोलोलिंग इलाके में 4-5 यूनिटें जो चढ़ाया वो मैंने ही चढ़ाया। तोलिंग नाले की लड़ाई खत्म हो गई, तोलिंग नाला मेरा था। इस इलाके में हमारा नजीर साहब।
बहुत बढ़िया, मतलब आपका तो मेजर रोल रहा है फिर इस जंग के अंदर, स्पेशली बैटल ऑफ आप तोलोलिंग के लिए तो आपका यही हुँ, यही मौका मिला सर हमारे को। और ये फौज में कोई पूछते थे, भाई आप फौज में नौकरी करके आया, आपने कुछ लड़ाई नहीं। अभी हमने ये रिटायर बोलते होके थे कि लड़ा है। हाँ हाँ रिटायर सर, होने के बाद लड़ा अरे आपने। हाँ लड़ाई लड़ा। तो इसमें थोड़ा सा ये आता है सर, नहीं तो कुछ रिटायर जाने के बाद लड़ाई नहीं देख के रिटायर जाना भी कोई मज़ा नहीं आता है। नहीं, हमें बहुत खुशी है कि आज आपकी स्टोरी हम सुन रहे हैं। आपका बताइए, आप पोर्टर थे? मैं पोर्टर था साहब, हमारी जो ग्रेनेडर थी रेजिमेंट यहाँ पे पहले, जी, उनके साथ। तो 16 ग्रेनेडियर्स? हाँ, उन्हीं जी, के साथ मैं था। तो उस वक़्त जो है मैं अफ़सरों को जानता था, सारे अफ़सरों को, मतलब मैं नीचे काम करता था, तो मेरा उनके पेट्रोलिंग के साथ जाना-आना रहता था। उससे पहले जो हमारी जैग राइफ़ल थी, उनके साथ भी था। 1996 के 95-96 में 95 में जी, 95-96 में थी। तो रात के समय में पहले इनके साथ ही रहता था, तो रात के समय में मुझे बुलाया, बोला सीओ साहब आपको बुला रहे हैं एक अफ़सर, और यहाँ का लेबर अफ़सर था, वो अभी भी लेबर अफ़सर है, मतलब वो उस वक़्त क्लर्क था। तो उन्होंने बुलाया, बोला आपको सीओ साहब बुला रहे हैं। तो मैं सुबह के टाइम में आ गया। आने के बाद वहाँ पे पूरा ये रेडी था एकदम। हमारे जो सैनिक थे वो एकदम रेडी थे ये कब पेट्रोलिंग की के लिए। बात होगी ये? 99 की, 99 मतलब मतलब मई की, जून की? मई की मई की मई की। बात। मई की बात है, मतलब मई 10-11 तारीख की बात है। अभी 10-11 थी या कौन सी थी मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे जो हमारी फौज की पूरी इकट्ठे थी, वहाँ पे हमारा जो पंडित जी था, उसने हमारे को सबको थोड़ा तिलक लगा दिया। जो मौलवी था हमारा ग्रेनेडर का, जी, उसने फातिया पढ़ा। तो हमारे साथ जो था सिकंदर साहब और सीओ साहब थे, जो सरदार जी थे, जी, सीओ साहब थे, उनके साथ थे। तो सीओ साहब ने बोला भाई आपको तोलोलिंग का रास्ता आगे दिखाना है, बाकी हमारे पास मैप है, सिर्फ आपने पानी-शानी से कहाँ-कहाँ से निकलना है, निकालना है। तो हम फर्स्ट दिन जो है तोलोलिंग से चढ़े। तोलोलिंग के आगे जो फौज इनकी पहले गई हुई थी ट्रूप्स, पहले गए थे ये लोग हमारे से, जी, मतलब 1 दिन 2 दिन हाँ, पहले ही गए थे। हम इस साइड से चले रीच से, तो ये रीच है, ये रीच। तो उस साइड से चढ़े सर हम। तो काफ़ी ऊपर आने के बाद जो है हमारे को पता लगा कि पाकिस्तान जो है, जहाँ हमारे थापर साहब शहीद हुए हैं, उस एरिया में जो था पाकिस्तान था, उस साइड में। तो हमारे साथ एक गुड शूटर था, जो हवलदार गुलाम मोहम्मद था, रिटायरमेंट था। उसके हाथ में हमारी एलएमजी थी। तो मैं तो सीओ साहब के साथ में था, मतलब रास्ता में खाली था बिल्कुल टोटली। कोई मेरे पास वेट नहीं था, सिर्फ स्पेशल एक सिर पे मेघ दिया था मेरे को अपना सोने के लिए। शक्करपारा था जो लड़ाई के टाइम खाने के लिए। खाने के लिए। तो फिर वहाँ पे सर हम दिन भर रहे। तो वहाँ हमारा जो आरटी का साहब था, कैप्टन साहब, हमारे हिसाब से तो शायद हमारा जो साहब था उसी ने पहले आरटी के ये मंगाया था। पहले हमारी हेलीकॉप्टर ने उधर ऊपर गश्त किया, मतलब जी, उनका बैंकर के ऊपर पाकिस्तान का। उन्होंने 2-4 राउंड नीचे से फायर किया। जी, 5-6 आदमी थे, ज़्यादा नहीं थे। मतलब हमारे को दिखते थे, दूरबीन से हम लोगों ने देखा। तो फिर उसके बाद जो है हमारी हेलीकॉप्टर वापस हो गई। तो हमारे सीओ साहब को मतलब बताया होगा, या जो कमांडर था उसको। तो फिर हमारे इन्होंने जो है आरटी शेलिंग मंगाई पहले। अच्छा, आरटी शेलिंग मंगाई, तो हमारी जो आरटी थी वो उनसे दिखती थी नीचे, मतलब हमारी आरटी आमने सामने थी, नीचे गाँव के करीब थी। तो उन्होंने उसके ऊपर शेलिंग गिराया और गाँव के ऊपर गिराने लगे। तो अब 3-4 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि हम नीचे से चढ़े थे। तो ऐसा करते-करते हमें कोई राउंड फायर हमने नहीं किया पाकिस्तान के साइड। हमारे जो वेपन थे, हमारे जी, पास हथियार छोटे एलएमजी थे या छोटे हथियार थे, नहीं किया। तो हमारे को एक तो जो सीओ था, उसको ऊपर से जो ब्रीफिंग देने वाला था, उसने फायर करने के लिए टोटली मना कर रहा था। उसने बोला अभी मना कर रहा है, क्योंकि बार-बार बात कर रहे थे, नहीं तो हम आगे घुस सकते थे उस वक़्त भी। हाँ, फिर हमारे को वहाँ से जो है इस रिज में चढ़ने के लिए बोला। ये जो जहाँ अभी ये बोल रहे हैं नियाज़ साहब की पलटन जहाँ चढ़ी थी उस साइड, वहाँ पहले खाली थी जब हम चढ़े। वहाँ चढ़े, वहाँ चढ़ने के बाद ये जो पीक है, यहाँ पे, यहाँ चढ़ने के बाद वहाँ दूसरी फ़ौज हमारे पीछे चढ़ गई, कोई और पलटन की। जी, फिर वहाँ से जो है नाइट होल्ड वहाँ किया हमने, 1 नाइट वहाँ लगाया। फिर वहाँ दिन में हमारी फ़ौज रही, मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट या खाना लेने के लिए यहाँ आया। यहाँ हमारे पास जो हमारी ही यूनिट का जो बंदा था, वो हवलदार था उस वक़्त, उसका नाम बानू प्रताप था। एक था फ़तेह, वो ग्रेनेडर का ही आदमी था। तो उसने राशन वग़ैरह दिया, चावल हमने पका के, मतलब थोड़ा काफ़ी आदमी को पूछने का लायक करके खिचड़ी-विचड़ी नहीं बनाया, पुलाव टाइप बना के, कुछ मच्छी डब्बे आते थे, जी, वो और कुछ रोटियाँ लेके मैं वापस इसी नाले से चढ़ा, इसी नाले से। उनको खाना वग़ैरह दिन का, मतलब ब्रेकफ़ास्ट तो था नहीं, दिन का खाना था, डिनर कराने के बाद नीचे से दूसरी पलटनें आना शुरू हो गया। तो फिर ऑर्डर मिला हम लोगों को इस पोस्ट में चढ़ने के लिए, ये हमारी पोस्ट थी।
उधर से वो नाला चेंज किया हमने, क्योंकि यहाँ से इनको पूरा दिखता था, फैर कर रहे थे। हमने वो नाला वो पकड़ा वापस उस साइड, वहाँ से उतरे, फिर रात को सेंडो टॉप में आए। मेजर सिकंदर साहब मेरे साथ चला ये शॉर्टकट रास्ते से आगे, तो सीओ साहब यहीं पे रुका, उनको रुकने के लिए बोला। तो फिर हम गए आगे की पोस्ट की तरफ, अब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा आगे। जी तो फिर आगे जाते जाते हमारे को वहाँ से एक मेहता साहब था, उसकी मतलब इस पे चलने के लिए बोला। तो उसके बाद जो है हम काफ़ी आगे निकल गए, आगे जो पोस्ट थे उनकी तरफ हमने मूव किया। तो उसके बाद हमको वापस बुलाया नीचे, नीचे बुलाने के बाद एसएम साहब के पास बुलाया। एसएम साहब ने बोला भाई आपको उम्बला जाना है सिख रेजिमेंट को लेके, तो आपको इसीलिए हमने बुलाया है। फिर मैंने सिख रेजिमेंट को लेके उम्बला गया। फिर सिख रेजिमेंट ने मेरे को नहीं छोड़ा, पहले यहाँ नहीं छोड़ रहे थे, दूसरी जो पलटन आई फिर सिख रेजिमेंट ने बोला आप हमारे साथ रहेंगे। फिर सिख रेजिमेंट के कुछ जवान थे इधर तोलोलिंग साइड भी, जी। सामान चढ़ाने के लिए भी एक पलटन आ गई उनकी, एक रेजिमेंट लड़ाई के लिए आई थी। तो फिर उस रेजिमेंट के साथ रहा मैं। एक आदमी का पैर कटा था उनका, मेन फील्ड से उसको मैंने निकाला था जिंदा, और उसको खींच के बांधा था, और जवान भी थे हमारे सिख के, उसको मैंने नीचे उतारा था। इसलिए जो है मुझे सिख रेजिमेंट ने नहीं छोड़ा। फिर मैं दूसरी यूनिटों के साथ रहा। उसके तब तक हमारी जो पलटन थी वो नीचे मूव हो गई। लास्ट में दूसरी पलटन को चार्ज दिया था यहाँ पे। फिर दूसरी पलटन के साथ जो हमारा अफसर थे उन्होंने खुद कंपनी फंड से पैसा देकर मुझे घोड़े खरीदवाए। उस बटालियन में ग्रेनेडर थी वो भी दूसरी, उन्हीं ने अपने फंड से पैसा देकर घोड़े खरीदे। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बहुत गरीब आदमी था। उन्हीं के साथ मैंने काम किया, जो हमारे पोस्ट है उन्हीं में, तब से लेके आज तक मैं फौज के साथ हूँ। कैसे कैसे हालात थे उस समय? इतनी उस सारी वक्त फौज के थी, मतलब उस वक्त के हालात ऐसे थे एक सर, तो उस हमारी टाइम पर सेना रोड नहीं था सर, बड़ा मुसीबत था, रोड नहीं था। अभी तो दौड़ के गाड़ी में जो है पूछ सकते थे। दूसरी तो ये पता ही नहीं था क्या कौन कहाँ बैठा हुआ है। उस वक्त जो हमारी सैनिक थी उनको अपना बिस्तर भी कैरी करना था, वेपन भी कैरी करना था, और उनको पैदल भी चलना था। मतलब बहुत सख्त था। जो यहाँ पलटन थी उस वक्त, उस पलटन ने बहुत ज़्यादा रोल निभाया जवानों को चढ़ाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, उनको खाना पीने का एडम करने के लिए। जो द्रास सेक्टर में पहले बटालियन थी उसी ने मशकूस साइड का रास्ता, टाइगर हिल का रास्ता, तोलोलिंग का रास्ता, और जिस भी पोस्ट में हमारे सैनिक चढ़े उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के लोगों का उनको पूरा पता था। यहाँ की पब्लिक ने, खत्ते लद्दाख के लोगों ने, रजौरी के बहुत सारे पोर्टर्स आए, पंजाब के सरदार थे जो पोर्टर्स के लिए आए यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत काम किया। सबसे ज़्यादा जो था यहाँ का पहले जो यूनिट था उसने ज़्यादा बलिदान दिया, क्योंकि उन्होंने अपने कंधों पे दो दो चेन उठाकर, आज बोले ना बोले वो रिटायर हो गए होंगे, दो दो चेन कोई उठाने में हाथ में नहीं उठा सकता हूँ यहाँ से वहाँ। उन्होंने इस तरह काम किया जैसे कि अपना बच्चे के लिए जान कुर्बान करते हो। क्योंकि इतना लड़ाई भी था। चल रही है, आप हाँ। ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, ऊपर से फायर भी हाँ, आ रहा ऊपर है, से फैर आ रहा है। काम तो कैजुअल्टी भी हो रही वो है। पुरानी पलटन थी ना यहाँ पर, एक तो उनका क्लाइमेट चेंज होके था, हाँ, हाँ क्लाइमेट चेंज कर रहे इसलिए तो काफ़ी जो वजन लेके चल जाते हैं चले शेर की जाते तरह। जी तो इतनी फायरिंग आने के बावजूद, जैसे कि आज पटाखे के लिए बच्चा नहीं डरता है, वैसे न डरते हुए हमारे वो सैनिक जो आज रिटायर होकर घर में होंगे, जो शहीद हुए, उनको भी मुबारक है, क्योंकि उनके बच्चों ने कुर्बानी दी है। जिन्होंने काम किया है उनको भी मुबारकबादी, क्योंकि देश को बचाया उन्होंने। जो शहीद हुए उन्होंने भी बचाया। सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा उस वक़्त की पलटन का, उस वक़्त का सीओ का, उस वक़्त के जो अफसर थे, बहुत सारे अफसर को मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, बहुत कुर्बानी दिया है। क्योंकि उस वक़्त का जो सीओ था उसने बोला पहले मैं मरूँगा बाद में आप मरेगा, सिर्फ मुझे जगह दिखाओ और इन लाइनों को कटअप करने की जगह दिखाओ, क्योंकि हमें इनको कटअप करना है। उस वक़्त पहले इन्फॉर्मेशन था कि मिलिटेंट है, ये मिलिटेंट नहीं थे, पूरी पाकिस्तान की सैनिक थी। इनकी मॉडल लोकेशन जो थी हमारे, आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, अभी मीडिया है आप लोग, क्योंकि इस साइड में जो है इनकी मॉडल लोकेशन थी, नज़दीक नज़दीक इन्होंने मॉडल लोकेशन लगा रखी थी। माटर को भी एक पटाखा समझकर हमारे सेना ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया और इनको भगा दिया। इनकी सारी डेथ बॉडी 2004 में जो बाद में यूनिटें आई उनके सीओ के साथ हमने बात करके दिखाया उनको, डेथ बॉडी 4 साल के बाद भी पड़ी हुई थी। हम लोगों ने दफनाया, हम ही लोगों ने उनको पत्थरों के नीचे छुपाया। एक भी डेथ बॉडी इन्होंने नहीं उठाया। जो सिख रेजिमेंट के कुछ साहब लोगों से इन्होंने डेथ बॉडी ली थी वहीं ली, बाकी कोई डेथ बॉडी इन्होंने नहीं लिया, सारा फेंक के भाग गए ये लोग। और ऐसे भागे जैसे कि कोई कुत्ते को पेट्रोल लगाएगा, उससे भी बहुत बुरी तरह भागे। हाँ, ये रियल कहानी है,
आप जो रिटायर हो गए होंगे उनसे भी पूछ सकते हैं, जी। क्योंकि हमने तो आंखों देखी हाल देखा है। ये भाग गए, आज बोलते हैं पाकिस्तान ऐसा करेगा, मैं तो बोलता हूँ कुछ ही नहीं करेगा। अगर कि हमारे सैनिक वही क्षमता है, उससे भी ज़्यादा भी है आज, कुछ नहीं सबसे कर बड़ी सकते। बात है आप जैसे लोग फौज के साथ हैं। यहाँ के लोग तो आज भी हैं, पहले भी थे, कंधे से कंधा मिलाकर हैं। यहाँ के बच्चे से लेके बूढ़े तक बहुत सारे फौज में भी हैं, और फौज भी अपने लिए बहुत ये करती है। किसी का शादी ब्याह होता है, राशन से लेके टेंट से लेके सब कुछ देती है। किसी को मुसीबत होता है, हर वक्त साथ क्योंकि भारत की फौज भारत के लोगों के लिए है हमारी देश है ना? इसीलिए हम मिलके काम करते हैं। यही अंतर है हमारे और दूसरी फौजों में। एक चीज़ होना चाहिए सर, नागा फौज ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? क्यों? वो शिकारी समझ के जो ना वो उसको मारते थे, और बैठ के जो ना पहले कलेजे को निकाल के खाते थे, इसके बाद जो ना ये खुश रहते थे, काले पीने में आए या ना आए, वो शिकार में लगे हुए हैं। सभी अच्छे हैं अच्छे हैं सर। और सभी तहे अच्छे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, पूरी आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने फौज के हाँ, साथ कंधे बहुत से कुर्बानी दिया सर, मिला के यहाँ के लड़ाई लोगों लड़ी ने और बहुत आज कुर्बानी भी आप लोग साथ में हैं। बीवी बच्चे छोड़कर यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दिया। जो हमारी बहुत सारी महिलाएं नीचे थी, उन्होंने पानी वगैरह जो फौज को नज़दीक करीब नहीं था, पानी तक सबसे करीब बड़ा लेके बात गए है थे। सर, दुआ चाहिए फौज को। दुआ और अमिशन हो तो ये जो ना बड़े बड़े पहाड़ को चीर के आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत दुआ धन्यवाद। लेना चाहिए सब। थैंक यू। जय हमारी हिंद। दुआ आपके साथ है और नमस्कार, आपकी आपकी दुआ दुआ देश के साथ है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ ये इंटरेक्शन। एंड एक बार फिर से सिर्फ आप लोग को ही नहीं, सारे समाज के सभी लोग जिन्होंने हेल्प किया है आर्मी का उन दिनों में, सबको हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ आप लोग से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सैंडो टॉप में हैं और हमारे पीछे द फेमस टाइगर हिल है। एंड शुरुआत में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हम सिर्फ अपने तरफ से या अपने व्यूअर्स की तरफ से नहीं, पूरे देशवासियों की तरफ से आप लोग सबका, आपकी यूनिट का और जितने यहाँ पे इंडियन आर्मी के लोग डिप्लॉयड हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे इतने हार्श क्लाइमेट में सर्व कर रहे हैं, क्योंकि पूरी देश सेफ रहे। थैंक यू सो मच और सबके तरफ से सैल्यूट। और सबसे बड़े गर्व की बात है कि आप सभी ग्रेनेडियर रेजिमेंट के हो, सर्वदा शक्तिशाली, और ये वह पलटन है जो कारगिल के समय सबसे पहले यहीं पे डिप्लॉयड थी और सबसे पहले इन्वॉल्व हुई उस एक्शन में। तो इससे शायद बड़ी कोई गर्व की बात या खुशी की बात नहीं हो सकती है कि हम उसी जगह पर आज इतने सालों बाद बैठे हुए हैं और उन्हीं योद्धाओं के साथ बैठे हुए हैं, उस बटालियन के साथ बैठे हुए हैं जो यहाँ पर उस समय मौजूद थी। और हम में से सूबेदार पवन साहब वो हैं जो उस दौरान, कारगिल के दौरान आप यहाँ पे 16 ग्रेनेडियर्स के साथ में डिप्लॉयड भी थे और आपने वॉर में हिस्सा भी लिया। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं कि ये बताइए आप लोग को कैसा महसूस होता है? हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सर, आज इस जगह पे, कारगिल जैसी ऐतिहासिक जगह पर, यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने और हमने मिलके दुश्मन को 1999 ऑपरेशन विजय के दौरान शिकस्त दी थी, वहाँ पर नौकरी करना हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है सर। इतनी ऊंचाई पर बैठने के बाद, मतलब ये हाई ऑल्टीट्यूड माना जाता है कि सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे हैं हम लोग। आपको नहीं लगता कि बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर? क्या चैलेंजेस हैं? जी हाँ सर, वैसे तो सेना के लिए कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड एरिया में कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं। जब एक जवान पहली बार हाई एल्टीट्यूड एरिया में आता है तो उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, सांस फूलना, हेडेक और नौसिया जैसे लक्षण आम दिखाई देते हैं। जब ये बताइए कितना ऑल्टीट्यूड है यहाँ पे? 14,200। हम 14,200। 200 ऊपर हमारे पोस्ट 17,000 प्लस है। जो ओके। थर्ड स्टेज में चले गए हैं। 17,200 तक है। और आप लोग कुछ एक्लिमेटाइज भी करते हैं यहाँ पे? जी 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 जी। सर। ओके, कैसे होता है एक्लिमेटाइज? एक्लाइमेटेशन सर 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होती है साहब, जो 9,000 से 12,000 फीट के एल्टीट्यूड में होती है। ओके। वो हमारे नीचे रियर केबीएस या लेह इलाके में होती है सर। उसमें 6 दिन का रहता है ये हमारा शेड्यूल। पहले दिन और दूसरे दिन नॉर्मल रेस्ट रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1.5 से 2 किलोमीटर
नॉर्मल वॉक, तीसरे दिन से वॉक प्लस 300 मीटर चढ़ाई चढ़ना, 2 दिन, अगले 6 दिन ये रहता है। और सर सेकंड स्टेज एक्लाइमेटेशन जो होता है वो सर होता है हमारा 12,000 से 15,000 के बीच में। तो इसके बीच में सर जो हमारा एक्लाइमेटेशन रहता है वो रहता है 4 दिन का सर। नॉर्मली फर्स्ट 2 दिन में जो हमारा एक्लाइमेटेशन होता है सर वो वही सेम 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच में नॉर्मल वॉक। उसके बाद नेक्स्ट डे जो थर्ड डे होता है उस दिन सर 3 किलोमीटर नॉर्मल वॉक और 300 मीटर तक हम क्लाइम करते हैं। और फोर्थ डे जो एक्लाइमेटेशन सेकंड स्टेज का होता है सर उसमें पिट्ठू के साथ 300 मीटर क्लाइम होता है सर और 1.5 से 3 किलोमीटर उसमें वॉकिंग रहती है। इसके अलावा जो स्टेज थर्ड होता है ये 15,000 से 18,000 फीट के बीच में होता है। जैसे हमारे कुछ फॉरवर्ड पोस्ट हैं जिनकी हाइट 15,000 से ज़्यादा है, तो उनका हम एक्लाइमेटेशन नेक्स्ट अपने जो एडम बेसेस है उसमें करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ 2-3 पोस्टेज हैं, तो वो एक्लाइमेटेशन भी 4 दिन का रहता है सर। उसमें चारों दिन में नॉर्मल सर वर्किंग, और इस दौरान जो तीनों एक्लाइमेटेशन है हमारे स्टेज 1, 2 और स्टेज 3 में, इसमें सर कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पानी पीना और सिर ढक के चलना और हमारा इलेक्ट्रॉल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मतलब कि जो भी पीने लायक चीज़ें हैं, जूस वगैरह, इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी। जी। तो ये हमारे एक्लाइमेटेशन स्टेजेस है। जी। कोई पोस्ट ऐसी है साहब आपकी मतलब सभी पोस्टों पे गाड़ी जाती है या पैदल भी चल के जाना पड़ता है? अपना जी। पूरा पर्सनल वेट और सब कुछ उसके साथ? हाँ सर, कुछ ऐसी पोस्टेज है जहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, जहाँ से कम 3 घंटे तक पैदल चलना पड़ता है। तो वहाँ के रास्ते इतने टफ है कि हमारे पीठ पे कम से कम 20 से 25 केजी का लोड भी होता है, जिसके साथ हमें ऊपर सर्वाइव भी करना पड़ता है। तब हमें उस दौरान दोनों हाथ, दोनों पाँव का उपयोग करते हुए रस्सों को पकड़ करके ऊपर पहुँचना पड़ता हुआ। जिसे हम 4x4 भी बोलते हैं अपनी भाषा जी में, जी सर। हैं? जी सर। इस दौरान ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं, जिनसे बचना भी पड़ता है। कई बार किसी को चोट भी लग जाता है, तो इन सब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और पहले से ड्रिल सेट है सर इसकी, कि अगर ये इलाका, अगर हमारा स्लाइडिंग वाला इलाका है, जब अगर पहले तो बर्फ़ में हरकत कम होती है, अगर एवलांच एरिया है तो उसको पार करने का हर एक ड्रिल यहाँ पर सब सेट पैटर्न है, जो कि हमें माउंटेन जब ट्रेनिंग चलती है माउंटेन वारफेयर की हमारे नीचे केवीएस स्कूल में, तो वहाँ पर इन चीज़ों के 3 हफ्ते में हर एक चीज़ के बारे में इसकी जानकारी दी जाती है, जिससे इस इलाके में ऑपरेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अभी तो बर्फ दिखाई नहीं दे रही, जी सर। कितनी पड़ती है यहाँ पर? और टेम्परेचर कहाँ तक जाता है? साफ टेम्परेचर तो यहाँ का 43-45 डिग्री माइनस तक चला जाता है। -45? जी सर। कैसा महसूस होता है -45 में? -43 देखो सब, पहले तो इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ की ट्रेनिंग ही हमें जैसे सामने बताया था कि हमारा जो एक्लाइमेटेशन होता है, तो उसके दौरान हमें हर चीज़ की हिदायत दी जाती है कि कैसे यहाँ पे हमने रहना है। तो उसके लिए हमें काफ़ी इक्विपमेंट्स भी दिए जाते हैं, हर चीज़ की सुविधा ऊपर दी जाती है, तो उसके दौरान हम उसमें हैंडल कर लेते हैं सर। ये बताइए आप लोग का डेली रूटीन कैसा होता है? सर जैसे कि अभी हम अपनी चारों तरफ नज़रें दौड़ा रहे हैं, तो हर जगह हमारे को पहाड़ी और माउंटेन ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ की हाइट हर जगह 14 से 18 से 19,000 तक की हाइट भी है। तो उसको देखते हुए अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए हम रूटीन वर्क इस प्रकार से रखते हैं, जैसे कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम पीटी करते हैं। तो उसके लिए हम 1 से 2 किलोमीटर क्लाइंब भी करते हैं और डाउन स्लोप में भी हम जाते हैं। उसके अलावा हम योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। उसके बाद हमारे को मेडिकल साइड से हमारे का बीपी, SpO2, उसके बाद कैजुअल इवैक्यूएशन की भी ड्रिल करनी होती है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि बंदे को एकदम से कोई दिक्कत परेशानी आ गई है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी हमारा MI रूम है RAP तक पहुंचाने के लिए कितना टाइम में हम उसको ले जा सकते हैं, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यू जनरेशन जैसे कि वेपन है, इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, जो भी है, जी। तो उनकी भी हम क्लासें कंडक्ट करते हैं, तो वो टाइमली वो चलता रहता है। उसके बाद दिन में हमारे पास गार्लिक परेडें भी करते हैं, पानी परेड भी चलती रहती है। और जैसे जैसे मौसम ख़राब होता जाता है, तो फुट परेड, हैंड परेड, कहीं भी हम जैसे कि फुट पेट्रोल्स चलती हैं,
तो उसके बाद आने के बाद फुट परेड हैंड परेड भी वो हम हमारी क्या होता है डेली ये रूटीन फुट परेड हैंड परेड? फुट परेड हैंड परेड ये होता है कि सर जैसे भी हम कहीं भी पेट्रोलिंग जाके आए हैं या फिर हम पीटी करके आए हैं, थोड़ा वॉक कर लिया है, या फिर स्नो के टाइम पर हमारे को जैसे कि हेलीपैड को बिल्कुल ग्रीन रखना होता है, तो उस टाइम पर हम ज़्यादा देर तक मौसम ख़राब में रहने के कारण हमारे हाथ और पैर बिल्कुल सुन टाइप के होने लग जाते हैं, तो उससे कोल्ड इंजरीज हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम फुट परेड हैंड परेड करते हैं, तो उसके लिए गर्म पानी होता है जो टेम्परेचर को देखते हैं जिससे कि लगे कि हम इसको सह सकते हैं। तो उस पानी के अंदर हम सलगम डाल के, चाय पत्ती डाल के और उसमें हम फुट परेड हैंड परेड करते हैं सर। मतलब फुट और हाथ को डाल बिल्कुल करके साहब, ठंड से हाथ और पैर को उसके अंदर डाल के उससे अपने आप को टेम्परेचर में डाल जी। लेते हैं उस शरीर के अनुसार सर। ये सर क्या होता है कि अगर पहले से ये सेट है, ड्रिल सेट है कि अगर बाहर जवान काम करके आया है, ग्लव्स भी पहन रखे हैं, जूता पहन रखा है, फिर भी उसके हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं सब -40 डिग्री में। तो अगर जानकारी नहीं होगी तो सीधा आग पे अगर आके तपेगा वो, जी। तो इससे क्या होता है कि हाथ पैर में चिलबिलेन ये एक खतरा रहता है सब। तो उसके लिए पहले से सेट पैटर्न है कि आते ही वो पानी से, उस पानी का टेम्परेचर भी बंदा चेक करने वाला होता है। अगर उससे ज़्यादा भी जितना उसकी बॉडी जज़ब कर सके और उसको नुकसान भी नहीं दे, तो उस पानी में अपने शलगम पत्ती डाल के और अपना हाथ और पैर ओके। को सेकना और नॉर्मल टेम्परेचर में अपने आप को ले आना, इसी को फुट परेड और हैंड परेड कहते हैं। साहब आप जब 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, तब आप अपनी यूनिट के साथ यहीं पे डिप्लॉयड थे। उस समय का बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई? सबसे पहले आपको क्या पता लगा? किस तरह के हालात थे यहाँ पर? सर हमारी बटालियन इस इलाके में, जो कि यहाँ मस्को से लेके और बिम्बट एलसी तक फैला हुआ था। इसके अलावा हमारे जो समर पोस्ट होते थे वो बटालिक में भी हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था वहाँ पर। तो ये मैं ये सर फर्स्ट में इस इलाके में इनपुट्स आने शुरू हो गए थे पोर्टर्स द्वारा, या जो गांव थे, इधर इस इलाके में गांव कम है, लेकिन हमारे बटालिक सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्टों के पास कुछ एक गांव है सब, उनकी तरफ से इनपुट्स आने शुरू हो गए थे सब। तो हमारी जो फायरिंग टीम थी बटालियन की साहब, वो कारगिल में थी। वहाँ पर कंपटीशन चल रहा था सब फायरिंग का। तो उनको टास्क दिया गया, जो कि हमारे उस समय नए इन्वॉल्व हुए थे लेफ्टिनेंट सुरवे साहब, जी। जो बाद में बटालियन की कमांड भी की साहब उन्होंने। तो वो एक अफसर, एक जेसीओ और 28 लोग थे सर उसमें, जो कि जिसको टास्क दिया गया बटालियन सेक्टर में फॉरवर्ड में, जहाँ पर हम समर में उन पोस्टों को ऑक्युपाई करते थे और विंटर में वो क्लोज थे। उस समय वहाँ पर हमारे हमारे फौज नहीं थी। जी। तो ये जैसे ही फौज वहाँ से, हमारी जो टीम निकली है वहाँ से फायरिंग टीम, और यहाँ से 3 पंजाब से बटालियन सेक्टर में मिलाप करके और अपने बैटरीज वगैरह लेके गई नॉर्मल 24 घंटे के लिए सेल्फ सस्टेन्ड थे सर। उसके अलावा सब जब वो आगे गए हैं, रेकी वगैरह की है, तो कुछ वहाँ पर बैटरीज का इशू हुआ, पलटन में रिपोर्ट नहीं दे पा रहे थे। तो एक जेसीओ साहब और 5 लोग वापस आए थे सब हमारे, जो कि बटालियन में कम्युनिकेशन पलटन के साथ करने के लिए और सीओ साहब को रिपोर्टिंग के लिए। तो जाते समय तो एनिमी ने उनके ऊपर एम्बुश नहीं किया, लेकिन वापसी में 3 तरफ से फायर करके उनको एम्बुश कर दिया वापस आने से पहले ही, 3 पंजाब में पहुंचने से पहले ही। और उस ऑपरेशन में हमारी टोटल 5 कैजुअल्टी हुई थी सब। इसके अलावा जब फायर की आवाज़ सुन के हमारे जो फॉरवर्ड में फौज गई हुई थी फ्रंट पे, वो जब वापस आई है तो उनके ऊपर भी काफ़ी फायर हुआ है, जिसके ऊपर की हमारे 6-7 बंदों को कैजुअल्टी हुई, गोली वगैरह इंजरी लगी थी हुई। सब, काफ़ी इंजरी हुई थी सर। इस कार्रवाई में सब हर जगह पे इस इलाके में पेट्रोलिंग और रेकी वगैरह चलना शुरू हो गई थी। और इसी दौरान सब 12 मई की बात है ये, जो लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया साहब, जो कि 4 जाट से थे, उनकी पेट्रोलिंग के ऊपर एम्बुश हुआ था सर। और उसके बाद तो क्लियर हो गया कि ये एनिमी का यहाँ पर कौन कौन से इलाके में, और साथ ही जो रेकी वगैरह से पता चल गया कि डिप्लॉयमेंट एनिमी ने इस इलाके पे अपना कब्जा कर लिया। तो यहाँ से लड़ाई की शुरुआत हुई। आपका उस समय का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस साहब? एक्सपीरियंस हमारा, मेरे को याद है कि जो ये 24 से 25 जुलाई के बीच में जो हमारे साथ हम एक जेसीओ और 7 वार, वैसे वो काफ़ी
लोग थे, जिसमें हमारे मकसूद साहब 5100 की तरफ गए थे, और हमारे साथ एक जेसीओ और हम 10 OR गए थे साहब 5240 से नीचे स्पर की तरफ साहब। ये उस गैप से, भिम्बट वाले गैप से गए थे साहब उस समय। जी। क्या करने और गए थे? ये उस इलाके में साहब हमारी पोस्ट थी, वहाँ पर वो खाली पड़ी हुई थी, वहाँ पर हमारे को टास्क मिला था कि वहाँ पर जाके आपने उस इलाके को ऑक्युपाई करना था। हम उस ऑपरेशन में सर एक जेसीओ, टोटल 10 OR की पार्टी थी, जिसका कमांडर थे नायब सूबेदार रघुवीर साहब था। वो मोस्टली पंजाब के रहने वाले थे। और उनके साथ जैसे हम उस पर्व के ऊपर पहुंचे थे 5240 के डॉन में साहब, तो 10:30 बजे अचानक से सब भारी मात्रा में आर्टी शेलिंग होता था। इसमें हमारी जो जेसीओ साहब थे साहब, मेरे पास सेट था और मैं थोड़ा पत्थर की आड़ में था। धक्का दे के उन्होंने, खुद भी आड़ में थे वो, मेरे को और धक्का दे के उन्होंने अंदर की तरफ कर दिया। और सेट पे रिपोर्ट दे रहे थे, इतने में स्प्लेंडर साहब उनकी टांग में आके लगा था। मेरे सामने की बात है सर। और साहब ने मेरे को एक ही बात बोली थी, पवन मेरे को चोट लगी है, गोली लग गई मेरे को। और वहीं पे थोड़ी देर बैठ गए, और जब मैंने उनकी चोट देखी, बाकी लोग थोड़ा दूर थे, तो जब मैंने उनकी चोट देखी तो वो बिल्कुल ही वहाँ से ज़्यादा उनको चोट आई हुई थी। स्प्लेंडर के कारण उनके ये पैर के पीछे वाला, घुटने से ऊपर वाला हिस्सा पूरा कट ऑफ हो गया था, कट गया था। तो मैंने अपना, जो मेरे पास फील्ड ड्रेसिंग थी, उसको निकाल के साहब के एक नॉर्मल तौलिया था, तौलिया लपेटा साहब उसके ऊपर, पट्टी लगा के, फील्ड पट्टी लगा के, और फिर उसके बाद हम अंदर रहे काफ़ी देर तक। लेकिन पूरी रात वो शेलिंग चलती रही साहब, और अगले दिन तक भी यही कार्रवाई चलती रही साहब। साहब बच गए? हाँ, साहब बच गए। साहब, जब ये फिर शुरुआत हुई, 18 ग्रेनेडियर आई, जी। तो किस तरह का माहौल था और कैसा मोराल कैसा था अपनी फौज का? अपनी फ़ौज का साहब मोराल उस समय काफ़ी हाई था। शुरू-शुरू में तो बिना एक्लाइमेटेशन के यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आई फ़ौज को। लेकिन 18 ग्रेनेडर के साथ साहब जो रिज़र्व यूनिट ट्रुप्स थे हमारे नीचे, एक साथ जब वॉर डिक्लेयर हो गया, उसके बाद काफ़ी यूनिटें आई, तो जो लड़ाई का माहौल था बन गया सब, और उस समय फ़ौज का मोराल काफ़ी हाई हो गया था। जैसे-जैसे पोस्ट पे कब्ज़ा होता था, पता चलता था, इस इलाके में न्यूज़ चैनल वगैरह, प्रेस रिपोर्टर, इनका आना शुरू हो गया। फॉरवर्ड तक भी लोग आते थे कवरेज के लिए। सबसे यंग कौन है यहाँ पे? आप? हाँ सर, मैं हूँ। शादी हो गई आपकी? हाँ सर। तो घर से आजकल वही खत आते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है? नहीं सर, इधर तो नेटवर्क है, व्हाट्सएप वगैरह से बात हो जाती है, वीडियो कॉल से भी हो जाती है। बाकी हमारी कोई ऐसी पोस्ट है जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, बंदे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी लग जाती है बात करने में, या कोई वाईफाई से बात हो जाती है, या नहीं होती है 5 दिन, 10 दिन। जैसे विंटर आ जाता तो 1-1, 2-2 महीना भी लग जाती, बात नहीं होती। लेकिन मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा हो गया है। मैं 5-6 में एलसी पे था पुंछ में, तो महीनों बात नहीं होती थी। नेटवर्क ही नहीं होता था, पवन साहब तो जानते होंगे पहले, है ना? अभी तो आगे तक नेटवर्क आ गया है। अभी तो ये भी है ना साहब, अभी हर फ़ोन हर पोस्ट पे लगभग हमारे एसकॉन की सुविधा है, 2MB की सुविधा है। जी। तो उससे क्या है कि हम आर्मी जो नेट है उसके थ्रू भी हम कॉल बात हो जाती है। अच्छा, अभी लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद हमारे हर पोस्ट पर लगभग BBR लगे हुए हैं, यानी कि ब्रॉडबैंड रेडियो। तो उससे क्या, वायरलेस यहाँ से हमारा सेटअप लगा हुआ जहाँ पर हम बैठे हैं अभी, तो उसके थ्रू यहाँ तक पहुँच जाती है। उसके बाद घर पे हम बात हो जाती है लगभग। तो पहले को देखते आज इतनी मुश्किलात नहीं है। पहले ज़्यादा चैलेंजेस होते थे, लेकिन आज के टाइम पे इतना चैलेंजेस नहीं है अभी। तो घरवालों से लगभग जुड़े रह सकते हैं हम। और किस चीज़ में अंतर आया है साहब? पहले आप तो 99 में यहाँ थे और अब 25 में, तो आपको क्या अंतर दिखा इस बार? अगर हम पहले से और आज का कंपैरिजन करें, तो सबसे पहले तो साहब मैं यहाँ पर मई 98 से अक्टूबर 99 तक रहा हूँ। तो इस इलाके में सुविधाएँ काफ़ी कम थी सर। पर्सनल की बात करें तो अभी श्याम सिंह ने बताया कि जैसे घर पे फ़ोन वगैरह, अभी तो अगर फॉरवर्ड पोस्ट पे भी है तो 6-7 दिन में नॉर्मली बात घर में हो जाती है। लेकिन 98-99 के दौरान यहाँ पर सब कभी भी फ़ोन पे बात नहीं होती थी। जब बंदा फॉरवर्ड पोस्ट से डीइंडक्ट होके नीचे द्रास रियर में जाता है, तो एक एसटीडी थी वहाँ पर, उसी से बात कर पाता था। वो भी लाइन लगती थी। काफ़ी लंबी लाइन लगती थी, तो आदमी बीच में छोड़ देता था। और हमारा जो साधन था यहाँ पर, वो सिर्फ चिट्ठी थी एकमात्र सहारा।
और यहाँ से कितनी ले उस समय कितना आती टाइम थी? लगता था? ले के लिए साहब यहाँ पर कॉन्वे चलती थी, तो वैसे तो सब समर में 2 दिन में पहुँच जाते थे साहब। रोड काफ़ी ख़राब थे, इतनी अच्छी रोड सुविधा भी नहीं थी, और अगर विंटर की बात करते तो 3 से 4 दिन भी अगर नो मूव हो जाता, तो कई बार मैं छुट्टी गया हूँ यहाँ से साहब विंटर में, तो मैं 1 हफ्ते में ले पहुँचा था साहब। ओह! जी सर। जो अभी इसके हम उसी दिन पहुँच जाते हैं। जी, उसी दिन पहुँच जाते हैं साहब। और 1999 से अभी तक यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव भी हुए हैं। जैसे आज हमारे पास बेहतर रोड कनेक्टिविटी है, काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड पोस्ट है, यहाँ तक हमारे पास गाड़ी जाती है। अगर कोई इंसिडेंट जैसे कोई इवैक करना हो, कोई बंदा बीमार हो जाओ, तो उसको जल्दी से जल्दी डाउन कर सकते हैं साहब हम फील्ड हॉस्पिटल या एमएच के तरह। इसके अलावा पहले के बनिस्बत आज सब हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, पहले के मुताबिक काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा जो हमारे पास सर्विलेंस सिस्टम है, रियल टाइम सर्विलेंस सिस्टम के कारण हम एनिमी के हर एक मूवमेंट के ऊपर छोटी से छोटी उसकी मूवमेंट को, हरकत को, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी नज़र में रख सकते हैं, जी। और उसके एक्शन करने से पहले ही उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं साहब। आज के ज़माने में एक जो सोल्जर है, उसको ड्रोन और क्वाडकॉप्टर जैसे हमारे इक्विपमेंट है, जी। उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है सर। जिससे कि आज पहले के बनिस्बत आज का जवान पहले से काफ़ी ट्रेंड और कॉन्फिडेंस है। और इसके अलावा सब जो हमारा क्लोथिंग है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। पहले के बनिस्बत आज हमारा क्लोथिंग है जो -40 डिग्री में भी हमारे शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है। स्पेशली हमारे ग्लव्स हैं, कोट हैं, इसमें इनरवेयर है, हमारे शूज़ हैं सर। और न्यू जनरेशन वेपन आने से भी साहब जवान का कॉन्फिडेंस काफ़ी अप हुआ सर। बहुत बढ़िया, तो आप लोग का हौसला देख कर के तो मज़ा आ गया। चलने से पहले कोई मैसेज दो आप यहाँ से, मेबी अपने देशवासियों को देना चाहते हैं, अपने फैमिलीज़ को देना चाहते हैं? हम देशवासियों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम यहाँ अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। देशवासियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश के प्रति अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साहब, बिल्कुल साहब, अब हमारी तरफ से देशवासियों के लिए यही मैसेज है कि आप बिल्कुल सीमा की तरफ से कोई टेंशन ना रखें। आप वहाँ पर सुरक्षित रहें और भाईचारा का आप मैसेज दें, और किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति आपके तक हम नहीं पहुँचने देंगे, और बिल्कुल निश्चिंत रहें। जय हिंद साहब। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमें बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करके और आप लोग का जोश देख करके। यही जोश बना करके रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साहब।